हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास का पहला चैप्टर एसएसटी का राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बुक पे ये पेंटिंग एक आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरेव 1848 में इसने ये पेंटिंग बनाई थी। एक ड्रीम देखा था वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स का, जिसमें 4 पेंटिंग्स बनाई थी इन्होंने। फर्स्ट पेंटिंग आप देख रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी है और सारे लोग डिफरेंट कंट्रीज़ के अपने डिफरेंट फ्लैग्स लेके स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ जा रहे हैं और आसमान में एंजल्स भी देख रहे हैं। तो ये एक डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स के इस ड्रीम को दर्शा रहा है। और ये जो टुकड़े, जो फर्स्ट पेंटिंग है इसमें आप देख रहे हैं ये जो टुकड़े पड़े हुए हैं, ये हैं टुकड़े उन संस्थाओं की जो कि ऑटोक्रेटिक थी, एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस, ऐसी गवर्नमेंटें जो तानाशाही और दूसरे लोगों को दबाना और उनका शोषण करना जानती थी। अब ये जो ख्वाब फ्रेडरिक सोरेव ने देखा है, ये एक यूटोपियन विजन है, एक ऐसा दृश्य जो शायद ही सोसाइटी में हो सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेशनलिज्म होता क्या है? नेशनलिज्म एक बिलीफ सिस्टम, एक मान्यता है जो लोगों को एक कॉमन सेंस ऑफ आइडेंटिटी देती है, एक पहचान देती है उस नेशन, उस कौम के सभी लोगों को। इसमें नेशनल फ्लैग होता है, नेशनल एंथम होता है, नेशनल सिंबल होते हैं और ये बहुत ज़रूरी हिस्सा अदा करते हैं लोगों को जोड़ने के लिए। फ्रांस में नेशनलिज्म की शुरुआत हुई 1799 में, 1789। उससे पहले जो फ्रांस है वो एक फुल फ्लेज्ड टेरिटोरियल स्टेट था, एक एब्सोल्यूट मोनार्क, एक राजा के अंदर। अब जब वहाँ रेवोल्यूशन आया तो वो जो पावर्स थी वो जो सुप्रीम पावर थी वो लोगों के पास आ गई, द बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स। तो वहाँ पे एस्टेट्स जर्नल बन गया, नेशनल असेंबली बन गई और फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज जो थे उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी। कलेक्टिव आइडेंटिटी को और मजबूत करने के लिए बहुत सारे तरीके और प्रैक्टिसेस अपनाई गई। ली पैट्री एंड ली सिटोइन, ये आइडियाज़ लाए गए। ली पैट्री यानी देश को, देश की भूमि को पितृभूमि मानना, यानी फादरलैंड मानने लगे और खुद को नागरिक मानने लगे। ट्राइकलर अपना लिया गया, एस्टेट्स जनरल बन गया, नेशनल असेंबली बन गई, हिम्स कंपोज की जाने लगी, पोइम्स, कस्में खाई गई और जो मार्टियर थे जिन्होंने कुर्बानियाँ दी थी उनको सम्मान दिया गया और एक जैसे कानून लाए गए। जो इंटरनल कस्टम्स और ड्यूटीज़ थी उनको ख़त्म कर दिया गया। फ्रेंच भाषा सबकी एक कॉमन भाषा बन गई। अब रेवोल्यूशनरीज जो थे दूसरे एरियाज़ में भी ये जो रेवोल्यूशन का आइडिया था ये फैलाने लगे यूरोप के सभी देशों में जो कि फ्रांस के आसपास के थे और जिन पे इनका थोड़ा सा दबदबा था।
अब ये सब सुनते ही जो स्टूडेंट्स थे और जो एजुकेटेड क्लास के लोग थे यूरोप के, वो सभी जैकोबिन क्लब्स बनाने लगे। फ्रेंच की जो आर्मीज़ थी वो आसपास के देशों में जाने लगी, जैसे हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, इटली 1790 में। और फ्रेंच आर्मी जो है वो आइडिया नेशनलिज्म का अब्रॉड ले जाने लगी, दूसरे देशों में ले जाने लगी। नेपोलियन बोनापार्ट एक आर्मी का ऑफिसर था। शुरू में जब उसने आर्मी ज्वाइन की 1785 में, तो वह एक आर्टिलरी ऑफिसर था। 1793 में 1793 में वो प्रमोट हो गया ब्रिगेडियर जनरल, क्योंकि उसने रेवोल्यूशनरीज का साथ दिया। 1798 में उसने एक बैटल लड़ी, बैटल ऑफ नाइल, ब्रिटिशर्स के साथ, और वो हार गया। और 1799 में 1799 में उसने फ्रेंच गवर्नमेंट को हटा के खुद को लीडर बना दिया और खुद को फर्स्ट कंसूल बना दिया। फर्स्ट कंसूल यानी जिसके पास अधिक पावर्स होती हैं। 3 कंसूल होते थे उस समय। में 1800 में उसने जीत पाई ऑस्ट्रिया के साथ लड़ाई में। बैटल ऑफ मरंगो में उसको जीत हासिल हुई, जिससे फ्रांस जो था बहुत डोमिनेंट पावर बन गया यूरोप कॉन्टिनेंट में, बहुत ही ताकतवर बन गया। और 1804 में नेपोलियन ने सिविल कोड ले आया, जिसे सिविल कोड ऑफ 1804 या नेपोलियनिक कोड कहते हैं। और इसने सभी प्रिविलेजेस जो कि जन्म के ऊपर बेस्ड ऑन बर्थ, वो ले ली गई। इक्वालिटी लाई कानून के अंदर, और राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर कर दिया। और इन्होंने इन सब चीज़ों को दूसरे हिस्सों में भी लागू किया जो कि फ्रेंच कंट्रोल में थे, जैसे डच रिपब्लिक, स्विट्ज़रलैंड, इटली, जर्मनी। फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया। किसानों को गुलामी से और कर्ज़ों से मुक्त कर दिया गया। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन जो थी उनको हटा दिया गया। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन मतलब ट्रेड के ऊपर, ट्रेड एसोसिएशंस के ऊपर जो प्रतिबंध होते थे उनको हटा दिया गया। लेकिन शुरू में जो दूसरे हिस्सों के लोग थे यूरोप के, जिन्होंने फ्रेंच आर्मीज़ को वेलकम किया था, लेकिन धीरे धीरे उनकी उस आर्मी के साथ दुश्मनी होने लगी, क्योंकि टैक्स को बढ़ा दिया गया, सेंसरशिप लगा दिया गया, और ज़बरदस्ती लोगों को आर्मी में भर्ती किया जाने लगा ताकि पूरे यूरोप को जीता जा सके। और ये जो नुकसान थे, ये सभी एडमिनिस्ट्रेटिव जो बदलाव थे, जो फ़ायदे थे, उनसे कहीं ज़्यादा लोगों को लगने लगे। जैसा कि इस वक्त हम देखते हैं मैप, आज का यूरोप का मैप बिल्कुल अलग है और उस समय का यूरोप का मैप बिल्कुल अलग था। तब जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड, ये जो देश हैं, ये किंगडम्स, डचीज़ और कैंटन्स में बटे हुए थे, जिनके राजाओं की अपनी अपनी ऑटोनॉमस टेरिटरीज थी, जिनका पूरा जो कंट्रोल था वो उनके रूलर्स का था। ईस्टर्न और जो सेंट्रल यूरोप थे, उनके जो रूलर्स थे उनकी अपनी ही अपना ही अलग राज्य था, और वहाँ पे अलग अलग प्रकार के लोग रहते थे, अलग जातियों के, अलग धर्मों के, जिनका अलग कल्चर था।
और ऐसा नहीं लगता था कि वो एक कलेक्टिव आइडेंटिटी को शेयर करते हैं। जैसा कंसेप्ट नेशनलिज्म के अंदर है, नेशनलिज्म का मतलब है एक कलेक्टिव आइडेंटिटी को शेयर करना, मगर इस तरह का जो एग्जिस्टेंस है ये नहीं दिखाता कि वो लोग एक कलेक्टिव आइडेंटिटी शेयर करते थे, क्योंकि सब लोगों की अपनी अलग अलग भाषाएं थी। कुछ लोग अलग भाषा इस्तेमाल करते थे, जैसे कि इटालियन, जैसे कि इटालियन भाषा जो है लोम्बार्डी और वेनिटा में बोली जाती थी। ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड और बोहीमिया में जर्मन भाषा बोली जाती थी। हंगरी में कुछ लोग मगियार भाषा का इस्तेमाल करते थे और कुछ लोग दूसरी भाषाओं का इस्तेमाल करते थे। कहीं तो पॉलिश लैंग्वेज बोली जाती थी। गैलिशिया जो जगह का नाम है वहाँ पे पॉलिश भाषा का इस्तेमाल होता था। तो इस तरह का अलग अलग कल्चर अलग अलग जगहों पे देखा जाता था। इस क्लास में इतना ही। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में